प्रारंभिक परीक्षा में आपकी सफलता में टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और मेरा मानना यह है कि आप लोग हर सप्ताह टेस्ट अवश्य दें। टेस्ट देने से आपको अभ्यास होता है और टेस्ट हमेशा परीक्षा के स्तर का दें, जो आपके एग्ज़ाम का स्तर है उसी के स्तर का टेस्ट दें। टेस्ट आपको लगातार देते रहना चाहिए। आप लोग केवल एग्ज़ाम वाली तिथि को प्रीलिम्स की डेट मान के ना चले। हर सप्ताह आप अपने टेस्ट का एक दिन तय करिए, या आप संडे को टेस्ट देते हैं, आप सैटरडे को टेस्ट होते हैं, आप थर्सडे को टेस्ट देते हैं, किसी भी एक दिन आप टेस्ट वाला दिन तय करिए और उस दिन को आप अपनी प्रीलिम्स की डेट मान के चला करिए। हर सप्ताह ही आपका प्रीलिम्स है। ऐसी मानसिकता के साथ जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप सभी को बेनिफिट बहुत होगा। ठीक है, अब देखिए, आज से मैं कुछ आपको इस सेशन से कुछ नया सिखाने वाला हूं। पहली चीज, एग्जाम हॉल पे जब आप जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ना है, उसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा। यानी कि कुछ क्वेश्चन यहां पे लूंगा, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन मान के चलिए, जिनका मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं और ये प्रैक्टिस अब आपकी रेगुलर कराऊंगा, ताकि आपको ये एक अभ्यास में आ सके कि जब आप टेस्ट देंगे या प्रीलिम्स वाले दिन जब आप पेपर देंगे तो कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। जहां पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पर तो कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, लेकिन जिन स्टेट पीसीएस में और आईएएस एग्जाम पे निगेटिव मार्किंग है वहां पर आपको किस तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, इसको लेकर हमारा एक समग्रता से डिस्कशन होगा, समग्रता से चर्चा होगी आज के सेशन में। तो सभी बच्चों को ये मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज से टेस्ट सीरीज का एक नया जो है स्वरूप आप सभी मेरे साथ कर पाएंगे और हर सैटरडे को मैं आप सभी के साथ लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ रहा हूं आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप टेस्ट सीरीज को मेरे साथ सीख पाए। टेस्ट सीरीज देखिए, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए, आप लोग संस्थान से ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आपको हमारा एक एप्लीकेशन है, टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी, ये एप्लीकेशन है, या फिर जो हमारा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, उन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन में यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वैसे मैं आपको चाहता हूं कि आप ये वाला एप्लीकेशन ही आप लोग जरूर लें, ये केवल टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। और आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से भी यदि आप टेस्ट लेते हैं तो आपको एटलीस्ट इसी ऐप पर आपको अप्रूवल दिया जाएगा बाद में। तो आप यहां पर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहां से आपके आईएएस, यूपीपीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी और आरएएस, अभी इतने एग्जाम की टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल कराई है। और जब आप टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। वहां पर आपको जो है उसके टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। जहां पर सी सेट है वहां पर जीएस और सी सेट दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, नए पैटर्न पर पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध कराई गई है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे साथ। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन पे आपको एग्जाम हॉल पे किस टाइप के क्वेश्चन जो है वहां पे करने चाहिए, और ये मैं रेगुलर करूंगा, साथ साथ कुछ आपको हिंट भी देता जाऊंगा। देखिए, टेस्ट सीरीज में एक मेथड होता है और ये मेथड मैंने खुद ही डेवलप किया है आप सभी के लिए, कि जब आप टेस्ट देंगे पहले तो सभी लोग ओएमआर सीट अपने पास रखें। ओएमआर सीट सबके पास होनी चाहिए, और यदि ओएमआर सीट नहीं है तो इसकी पीडीएफ आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के फ्री स्टडी पोर्टल पे मिल जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, ओएमआर सीट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर लेनी है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, या मार्केट से आप जो है ले आना। ठीक है, ओएमआर सीट आपके पास अवश्य होनी चाहिए। और जो भी प्रैक्टिस करिए आप ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल के साथ साथ अपने इसमें भी करिए, दोनों चीजों पे आप करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आज के सेशन में मैं आपको कुछ टेस्ट आपको यहां पे प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोग साथ साथ मेरे टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। सभी छात्र तैयार हो जाएं और एक काम कर लीजिए, साथ साथ में लगाएंगे हम लोग क्वेश्चंस को। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन को लगाएंगे। यहां पे क्वेश्चंस हैं, देखिए आपके सामने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आयोग ने पूछे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आयोग के क्वेश्चंस हैं और इसमें मिले जुले क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन पढ़ने के तरीके के साथ साथ मैं क्वेश्चन को हल करने का एक माइंडसेट आपको बताऊंगा। ठीक है,
अब आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम हॉल पे सबसे पहली शर्त है आपकी कि आप वहां पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, हमें पहली प्रैक्टिस जो करनी है, अभी जो टेस्ट सीरीज का अभ्यास करेंगे, प्रश्न पढ़ना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा बच्चे जो टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगाते हैं, पहली बार जाकर के एग्जाम हॉल पे टेस्ट देंगे, वहां पे उनमें एक एंजाइटी अलग ही होती है, एक चिंता अलग ही होती है, वो प्रश्न ही नहीं पढ़ पाते, उनको प्रश्न बहुत लेंदी लगते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को लेंदी लगेगा, बल्कि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है और इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, टॉपिक है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, नीचे कथन दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछता है, भर भर के। आईएएस में भी पूछता है, यूपीपीसीएस में पूछता है, बीपीएससी में भी पूछना स्टार्ट कर दिया है, सीजीपीएससी में भी पूछता है, मतलब सभी स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला, अब देखो ये क्या है ना, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखो प्रीलिम्स में हमेशा एक बात कहता हूं, क्वेश्चन भी आपके सामने होता है, आंसर भी आपके सामने होता है, आपको बस सिलेक्ट करना होता है कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, गलत और सही को एलिमिनेट करना होता है, और ये आपकी पढ़ाई और इंफॉर्मेशन पर है। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर आमतौर पे आपका सुना हुआ चैप्टर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको देखो, मैं दो कैटेगरी में क्वेश्चन को बांट के चल रहा हूं। एक तो होती है ब्लैक कैटेगरी, क्वेश्चन की एक होती है ब्लैक कैटेगरी, ध्यान से समझिएगा, और एक होती है व्हाइट कैटेगरी। ये दो कैटेगरी में मैं क्वेश्चन को आपके बना रहा हूं। एक होती है व्हाइट कैटेगरी, दूसरी होती है ब्लैक कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो सभी को आते हैं सभी को पता होंगे, वो गलत नहीं करेंगे। ब्लैक कैटेगरी के क्वेश्चन आमतौर पे सबके साथ दिक्कत होती है, उनको पता ही नहीं होता, लगता है कहां से पूछ लिया। तो आपको व्हाइट कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करना है। ये जितना ज्यादा से ज्यादा आप ये गलत नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि ये गलत होंगे मतलब है कि दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। ब्लैक कैटेगरी के क्वेश्चन पे हम फ्रॉग मेथड का यूज करेंगे। फ्रॉग मेथड मतलब जंप कर जाएंगे उस क्वेश्चन को, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमें फ्रॉग मेथड के तहत जंप करने पड़ेंगे। पेपर जो सेट करते हैं एग्जामिनर, वो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से सेट होते हैं कि क्वेश्चन सरल 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 फिर कठिन, फिर सरल 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 फिर कठिन, सरल 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 फिर कठिन, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना। कई बार कठिन कठिन फिर सरल सरल, तो क्वेश्चन के दोनों तरीके के माध्यम होते हैं। कभी इजी पैटर्न चल रहा होगा, कभी आपका, तो हमें जंप करना सीखना है, हमें स्टक नहीं होना है। जंप करने पे हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट का काम करना है। एक ब्लैक एंड व्हाइट मेथड है जिसमें हमें व्हाइट पे काम ज्यादा करना है, इसको मैं व्हाइट कैटेगरी पे रख रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन व्हाइट कैटेगरी का क्वेश्चन है, यानी सबको आना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल और मंदिर होते थे। देखो, मूर्तियों के बारे में तो पता चलता है ना, मूर्तियां काफी सारी मिलती हैं, और मिट्टी की भी मूर्तियां मिलती हैं, पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, मुहरें भी प्राप्त होती हैं। तो यह पता चलता है कि यहाँ के लोग धार्मिक थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, योनि की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, नीम की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, कई सारी जीव जंतुओं की पूजा करते थे। ये तो खूब पता चलता है, लेकिन पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, कहीं पर भी मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, टेम्पल ये आपके गुप्त काल में मिलते हैं। यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो गुप्त काल से मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल से नागर कला शैली, द्रविड़ कला शैली, वेसर कला शैली, तो जो प्रारंभिक मंदिर हैं वो गुप्त काल में बने हैं, है ना, उत्तर भारत में। तो आमतौर पे ये वाला कथन तो वैसे भी गलत हो गया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड पे जाए तो वन जहां जहां है, वन यहां पर भी है, वन यहां पर भी है, वैसे भी ये गलत हो गया। ठीक है, हर जगह एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता, लेकिन आपको आमतौर पे कई जगह पे काम कर जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को भी ध्यान में रखना है। दूसरा कह रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो कथन सही है, मातृ देवी की भी पूजा करते हैं, पशुपति शिव की भी पूजा करते हैं, लिंग की पूजा भी होती है, तो ये कथन आपकी सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब यहां पे शब्द आ गया घोड़ा। घोड़ा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। घोड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी हमें वैदिक सभ्यता में मिलती है। गाय के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती, घोड़ा के भी जानकारी में नहीं मिलती। घोड़े की अस्थियां कुछ जगहों से प्राप्त हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। घोड़े की अस्थियां इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से मिली हैं? एक तो हमें सुरकोत्ता से मिली हैं,
कोदता से मिली हैं, लोथल से भी प्राप्त हुई हैं। तो कुछ गिने चुने क्षेत्र है जहां पे घोड़े की अस्थियां मिली हैं, लेकिन बड़े स्तर पे यहां पे प्रयोग होता था ये नहीं पता है। गालीबंगा से भी घोड़े के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों के प्रयोग की बात करें तो इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी मिलती है। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें घोड़े रथ खींचते थे या कोई ऐसी बात थी। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा कूट सही है, इसका ध्यान जरूर देना एग्जाम हॉल पे कि सही या गलत में से क्या पूछ रहा है, इसका ध्यान दोगे तब जाकर के आंसर इजीली निकाल पाओगे। और इसका आंसर बी सही है, केवल 2। यहां पे मैं कोई आपको ये नहीं बताने वाला कि ए बी मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में मत बताइए, कोई फायदा नहीं है। मैं यहां पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना और सावधानी पूर्वक उसको सॉल्व करना, ये सिर्फ 2 चीजें आपको सिखाना चाहता हूं। जब तक आप इसको नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? सभी लोग समझ रहे हैं मैं क्या सिखाना चाहता हूं? क्वेश्चन में ABCD मत बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, कोई फायदा नहीं है। मैं यहां पे आपको सावधानी पूर्वक प्रश्न पढ़ना और उसको हल करने का एक तरीका और मेथड बता रहा हूं। अब देखो, एक टाइप ये होता है क्वेश्चंस का, इसलिए मैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन यहां पे लेकर आया हूं। और मैं जो आपको अभ्यास कराऊंगा ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके आते हैं, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और कथन कारण वाले क्वेश्चन से मेरा आप सभी से एक आग्रह है, यहां पे देखिए एक कथन दिया होगा और एक कारण दिया होगा। इन क्वेश्चन में आंसर को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि अब आयोग क्या कर रहा है, आंसर को भी ऊपर नीचे कर दे रहा है। बहुत सारे लोगों को ए और बी वो रटाया था ना कि ए में जो है सही व्याख्या वाला होगा, बी में सही व्याख्या वाला नहीं होगा, है ना, सी में ए सही होगा, आर गलत होगा, और डी में जो है आर सही होगा। ए तो ये वाला पैटर्न भी कई जगह चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चंस के आंसर को भी सही से पढ़ना है, क्वेश्चन को भी सही से पढ़ना है। अब इसमें देखिए पढ़ते हैं कथन को। पहले कथन को, जब कभी भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन आपको डील करने हैं तो उसमें क्या करना है, पहले कारण को भूल जाओ, पहले केवल कथन को समझो, कथन सही है कि नहीं सही है। पहले चरण में हम क्या करेंगे, केवल कथन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में कारण को देखेंगे कि कारण सही है या गलत है, ठीक है। पहले स्टेप में कथन को देखेंगे सही है गलत है, दूसरे स्टेप में कारण को देखेंगे सही है गलत है, तीसरे स्टेप पे देखेंगे यदि कारण सही हुआ तो ये देखेंगे कि कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ये 3 स्टेप में आंसर सॉल्व होगा, तब जाके आंसर निकाल पाओगे। यदि पहले स्टेप में पता चल जाता है कि कथन सही है कारण गलत है तो आंसर निकल आएगा, आंसर सी होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो इसमें दिया गया है। यदि पहले स्टेप में पता चल जाता है कि कथन गलत है कारण सही है तो आंसर डी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और यदि पहली बार में पता चलता है कि दोनों सही हैं तो फिर पता करना पड़ेगा कि कथन और कारण में क्या संबंध है, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे डील करना है क्वेश्चन को, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान की दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। 1946 में आप सबको पता है कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज आप समझिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया तो उससे संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन कैबिनेट मिशन को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो है सभी में नहीं थी, खासकर मुस्लिम लीग में, क्योंकि मुस्लिम लीग को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम अलग देश नहीं बनाएंगे आपको, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान को अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार किया था, किसी की इच्छा नहीं थी। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों का गुट ना बने और लीग चाहती थी कि पाकिस्तान बने, पर पाकिस्तान कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया तो लीग ने अस्वीकार कर दिया, है ना, एक तरीके से। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं पे एक ये था कि किसी तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन बाद में जो है आपका एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पे कह रहा है 1946 में लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले ली थी। यह कथन सही है या गलत है? यह कथन जो है एक बार ध्यान से समझिएगा कि हुआ क्या। मैं पूरा का पूरा आपको मैटर समझाता हूं, क्योंकि यह कथन, यह क्वेश्चन जो है ना छोड़ने वाला भी है। यदि आपको फैक्ट पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को मत डील करिए, आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाइए, जंप कर दीजिए। या तो यह है कि आपको इसके बारे में पता है, आपको इसके बारे में जानकारी है, तो यदि जानकारी नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। लेकिन यह कथन ए सही है आपका, ठीक है।
कथन है सही है। और इसमें पूरा का पूरा एक मुद्दा था कैबिनेट मिशन में समूहीकरण को लेकर के, ठीक है। दरअसल 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, यानी कि जब हमारा संविधान जो बन रहा था उस संविधान में राज्यों को कई समूहों में बांटा गया था, समूह ए, समूह बी, समूह सी, ऐसे करके राज्यों में बांटा था। तो कई सारे राज्यों ने इन समूहों में मिलने से इंकार कर दिया, जिसमें से असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का नाम मुख्य तौर पे है। तो मतलब नेहरू जी ने कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि कुछ प्रांत चाहे तो समूह में शामिल होने से इंकार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे यह बात आई वैसे ही मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसी के बाद हुआ था, ठीक है। जब समूहीकरण के मुद्दे को निकल के बात आई थी तो समूहीकरण के मुद्दे के बाद ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आई थी अगस्त 1916 में, वो माफ करेगा 1946 में। अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कैबिनेट मिशन लीग को पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया, बाद में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बाद में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और आपको एक चीज और बता दूं, इसके बाद अंतरिम सरकार बनी थी सितंबर में। जब अंतरिम सरकार बनी थी तो मुस्लिम लीग ने उसमें भी जुड़ने से अस्वीकार कर दिया, ठीक है। बाद में जो है प्रस्ताव को स्वीकार किया। मतलब मुस्लिम लीग का स्टैंड बहुत फ्लिप फ्लॉप रहा, कभी एक्सेप्ट करते थे, कभी रिजेक्ट करते थे, कभी एक्सेप्ट करते थे, कभी रिजेक्ट करते थे। इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया था, ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो यदि आपको पता होगा तब आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ये यानी कि डीप नॉलेज चाहता है, किसी टॉपिक पे आपकी डीप नॉलेज चाहता है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आपको छटपटाना नहीं है, छोड़ देना है। निगेटिव मार्किंग है, छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल मत डील करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। पर मैं हल करके दिखा रहा हूं। दूसरा है, पहला वाला कथन तो आपका सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये बात सही है, अक्टूबर में शामिल हो गई थी, सितंबर में तो शामिल नहीं हुई थी, बाद में अक्टूबर 1946 में स्वीकार कर लिया था इसने और शामिल भी हुए थे, ठीक है। यानी देखो यहां के हिसाब से कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब मुद्दा है क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? कथन का कारण से कोई संबंध है? कारण कथन की व्याख्या कर रहा है क्या? आप पाओगे कोई व्याख्या नहीं हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट मिशन के पहले वाले इस सेंटेंस को अस्वीकार करने का पीछे का कारण समूहीकरण था और दूसरे कथन का कारण आपका अलग था आपका, ठीक है। तो इसलिए दोनों कथन सही है, इस कारण से इसका सही आंसर, जब कथन और कारण दोनों जो है सही होते हैं तो इसका बी आंसर है, क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा मैं इनको मध्यम स्तर का कठिन स्तर मानता हूं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेहतर समझिएगा, इसमें रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क वाला क्वेश्चन है फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये दो क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगना चालू हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को वहां पे डील करना है। मैंने बड़े क्वेश्चन आपको लिए ताकि मैं आपके डर खत्म कर पाऊं। अगला क्वेश्चन संविधान से है, इंडियन पॉलिटी से है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह आपका फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब आपको मूल कर्तव्य याद है कि नहीं याद है? टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं संविधान के भाग 4A में, ठीक है। अब आपको पता है कि नहीं पता है, ये सबसे बड़ी चीज है। पहला देखिए, मिश्रित यानी कि सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, बिल्कुल है, ठीक है, ये आपका कथन सही होगा। दूसरा कह रहा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये बात एफडी में नहीं दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दी गई है, ये डीपीएसपी की बात है। डीपीएसपी में राज्य को यह निर्देश दिया गया है, ठीक है, डीपीएसपी यानी राज्य के निषेध तत्व की बात है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। अब देखो यहां से आप इलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, जहां जहां दो हो, इसमें दो है, इसमें दो है, क्योंकि यहां पे सही उत्तर चुनना है, यहां पे दो है, तो निश्चित तौर पे सी इसका सही हो जाएगा। पर आमतौर पे देखो, मैं फिर कहता हूं, आपको पहले पूरा पता होना चाहिए। आप इलिमिनेशन मेथड से भी इजीली अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ये आंसर निकल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आपको पता चला दो गलत है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी निकल जाते हैं,
ठीक है। वैज्ञानिक मनोदशा खोज की भावना का विकास करना, ये भी सही है, ये भी सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों की उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी सही है। यानी कि आंसर कौन सा सही होगा आपका? सी नंबर। क्लियर हो रहा है सबको? आप लोगों को कैसे क्वेश्चन वहां को डील करना है, किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब ये मुद्दा है कि आपको पता कितना है, जानकारी कितनी है, ये सारी चीजों को लेकर के आपकी सबसे बड़ी समझ करेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पे थोड़ा सा नॉलेज वाली बात है, मुद्दे की बात है। ये क्वेश्चन है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर के। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर के आपको जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये आपका सूर्य है, ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी है। इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। तो ऐसे में क्या होता है आपका? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। यह आपकी सूर्य ग्रहण की स्थिति है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को खग्रास कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण को खग्रास कहा जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, मतलब कि पूरे भारत, पूरे विश्व में नहीं दिखाई देता, किसी पृथ्वी के एक हिस्से में दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी के किसी हिस्से में दिखाई देता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और कहां ज्यादातर दिखाई देता है? पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होगा, जहां पे मतलब दिन होगा, दिन में ही तो दिखाई देता है, रात में तो दिखाई नहीं देता है। अब देखो सिंपल सा है, पृथ्वी का यह हिस्सा सूर्य की तरफ है। सिंपल सा है, पृथ्वी का यह हिस्सा सूर्य की तरफ है, यह हिस्से में रात होगी, यह हिस्से में दिन होगा, तो यही हिस्से में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? इसी हिस्से में सूर्य ग्रहण, पूरी पृथ्वी में कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता और ना ही चंद्र ग्रहण दिखाई देता। चंद्र ग्रहण भी पूरी पृथ्वी में नहीं दिखाई देता, पूरे पृथ्वी मतलब पूरे विश्व के हर देश में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार का छोटा होना। रीजन क्या है? एक पहला रीजन ये दिया है। अब ये थोड़ा सा तकनीकी है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी का है ना, ये आपका भौतिक भूगोल का क्वेश्चन है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है। यदि कठिन लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, यदि पता है अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो एग्जाम हॉल में जाने की स्थिति को ही तो मैं बेहतर बना रहा हूं ना आपके। मैं तो ये चाह रहा हूं कि एग्जाम हॉल पे जाएं तो वहां पे बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाएं। अब आप कहोगे सर रिलैक्स होकर के कैसे जाएंगे? अभ्यास से। जब हम मल्टीपल टाइम उस रिलैक्स होने का अभ्यास करेंगे तो हम रिलैक्स होकर के भी जा पाएंगे। हमारा अभ्यास ही सब कुछ है, हमारी अभ्यास ही दुनिया है। समझ पा रहे हैं? सर एग्जाम हॉल जाने से पहले तो सब याद होता है, देने लगो तो एग्जाम में सब आंसर साइड हो जाते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं टेस्ट सीरीज लगाओ, डेली हर सप्ताह अपने आप को अभ्यास में लेकर के आओ। हर सप्ताह आपको एग्जाम हॉल लगना चाहिए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसको इंग्लिश में देख लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी है कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन आपको लगे कि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में भी देखना चाहिए। इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे को डबल लड़ाई लड़नी पड़ती है, ज़्यादा टाइम लगता है।
मैं अभी 12th फेल जब देख रहा था तो 12th फेल के जो एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उनको सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही बहुत अच्छी लगी मुझे। और देखिए, हिंदी माध्यम के बच्चे को ज़्यादा टाइम चाहिए। रीज़न दो हैं। एक तो प्रीलिम्स में उसको पूरा पेपर आप इंग्लिश में बना के अनुवादित करके दे देते हैं, है ना, और फिर इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है, तो उसको दोनों लैंग्वेज में देखना पड़ता है। सबसे बड़ा भेदभाव आपके साथ ये है। दूसरा, जब हम हिंदी लिखते हैं और इंग्लिश लिखते हैं, दोनों में स्पीड में बहुत अंतर होता है। इंग्लिश में क्या है, चीजें एक साथ जुड़ी होती हैं, हिंदी में ऐसे नहीं होती। हिंदी में एक एक शब्द आप खुद देखो, एक एक शब्द अलग है। इंग्लिश में एक एक शब्द अलग नहीं होता, कर्सिव में सब खींचे चले जाते हैं एक साथ, है ना, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक एक शब्द अलग है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लिखेगा? हिंदी लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए आयोग को चाहिए कि थोड़ा सा हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ मतलब थोड़ा रियायत बरतें, और जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। पर अब ये मांग कभी पूरी नहीं होगी, ये बात पता है आपको भी, मुझे भी पता है। हिंदी माध्यम के बच्चों का एक ये मतलब दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें कि आयोग एक जो फेयर गेम होना चाहिए वो चीज अभी हमें कम देखने को मिलती है। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए, यदि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है। और यदि ये टॉपिक पता ही नहीं है तब तो आप कभी नहीं सही कर सकते, कोई फायदा ही नहीं है, इसको आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एक तो कारण यह है कि जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। उसका रीजन यही है कि जिस हिस्से में जो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ रहेगा। दूसरा कारण यह है कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, पृथ्वी पे जो चंद्रमा की छाया होती है उसी के कारण से सूर्य ग्रहण दिखती है। ठीक है, और वो पूरे पृथ्वी पे नहीं दिख सकती वो पूरी की पूरी छाया। ठीक है, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया छोटी होती है, यही कारण से पूर्ण समय पूरी पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता, केवल सीमित भू क्षेत्र पर दिखाई देता है। तो इसका आंसर ए सही है आपका। ठीक है, इसका आंसर ए सही है आपका। ठीक है, सतह सपाट नहीं है, ये सब कुछ रीजन नहीं है आपका। ठीक है, क्लियर है। और ये वृत्ताकार पथ इसका रीजन नहीं है, और ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन कारण सूर्य की किरण में चंद्रमा छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र पे पहुंच जाती हैं, ये भी नहीं है। इसका ए आंसर सही है। लेकिन मैं इस तरीके के क्वेश्चन को सलाह देता हूं कि आप तुक्का मारने से अच्छा है कि छोड़ दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका फैक्चुअल नॉलेज का है, या फिर कह सकते हैं कि आप करंट अफेयर से जुड़े रहे हैं या कुछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आयोग पूछता है। ठीक है, आमतौर पे इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है। और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह एक अनूठी घटना कहां देखी जाती है? ये तटों के नाम हैं कि किस तट पर यह घटना होती है। देखो, ज्वार भाटा के कारण से वैसे भी समंदर का पानी नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। जब भी ज्वार आएगा पानी का बढ़ेगा, और जब भाटा आएगा पानी कम होगा। तो ये जो है आपका यहां पे एक ही तट है आपका, ये चांदीपुर तट है, उड़ीसा का तट है। ठीक है, चांदीपुर तट है, समुद्री तट पर यह घटना घटती है, और ये सभी समुद्री तटों पर घटती है। कोई केवल खास नहीं कि चांदीपुर के तट पे ही घट रही है। उड़ीसा के चांदीपुर में ये घटना आपकी, तो चांदीपुर का जो तट है वहां पर यह घटना हमें देखने को मिलती है। यहीं से जो है आपका डीआरडीओ का प्रक्षेपण क्षेत्र अंतरिक्ष। तो ये क्वेश्चन भी यदि आपको लगता है तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, ऐसी जो हिस्टोरिकल है भी फ्रॉग मेथड के तहत जंप करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी जंप कर जाने चाहिए, इसमें तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये कोई एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको छोड़ देना चाहिए। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रीलिम्स, यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी में क्वेश्चन बहुत आते हैं। यदि आपको पता है तो एग्जैक्टली तुरंत इसका आंसर करिए, और नहीं पता है तो कोई नहीं फायदा हो सकता, कोई फायदा नहीं है आपका इसमें, फिर आप गलत ही करके आओगे। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट
इनके द्वारा ही चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इन्होंने चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई थी। दासोली स्वराज ग्राम मंडल, इसके संस्थापक थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और आगे चल के यही संस्था जो आपकी दासोली स्वराज मंडल थी, ग्राम मंडल थी, यही चिपको आंदोलन का आधार बनी। 1973 में बड़ी तेजी से वनों का कटाव चालू हुआ और इन वनों के कटाव के खिलाफ जो है लोग जो है वनों से जाकर चिपक गए, यही से चिपको आंदोलन होती है। इनके साथ सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े हुए थे इस आंदोलन से। तो जब इसकी प्रणेता की बात आएगी तो प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है, इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। मैं व्हाइट लेवल पे ये क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, यानी सबको पता होते हैं आमतौर पे, ये भी व्हाइट लेवल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, है ना, दो सूचियों को जो है आपस में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये भी व्हाइट लेवल क्वेश्चन है, आपको पता है तो कर लोगे, नहीं पता तो नहीं कर लोगे। देखो, इसमें बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, उत्तराखंड में राजाजी है, ठीक है, असम में मानस है और उड़ीसा में सिंपलीपाल है। तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसानी से हम कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो आंसर से भी देख करके कई बार, जैसे ए का 2 सही है तो ए का 2 सीखा, तो ए का 2 दो जगह पे है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ए का 1 ए का 4 है। और एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं। फिर आपको बी का 4 पता है तो बी का 4 ये सही है, यानी बी सही हो जाएगा। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इनको भी मैं व्हाइट लेवल क्वेश्चन रखता हूं क्योंकि आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन गलत कम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपका था, उससे सुंदरलाल बहुगुणा जी जुड़े हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई सारे पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलनों से सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आता है। नर्मदा बचाओ, ये जो सरदार सरोवर डैम और ये सब बन रहा था, तो इसको लेकर के इनके द्वारा काफी सारे प्रोटेस्ट किए गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम। कह रहा है उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर की पेशियों में संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर में तो सारे ही पाए जाते हैं आपके, पोटेशियम भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है ना, कैल्शियम भी पाया जाता है, ये सब मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, और इनका जो है एक समुचित अनुपात शरीर के अंदर हमारे यहाँ पे होता है और ये मांसपेशियों को उत्तेजित करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो साइंस का क्वेश्चन है, पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। ये भी आपका व्हाइट लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, उसमें किस चीज का बाहुल्य होता है? तो बासमती चाने पर चावल जो है ना, चावल पे आपको पता है स्टार्च पाया जाता है। दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं चावल पे, एक पाया जाता है इमाइलोज और एक होता है इमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक होता है इमाइलोज। देखो, चावल में एक स्टार्च पाया जाता है इमाइलोज, उसके कारण से जब हम चावल को पकाते हैं तो क्या होता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? लंबे दाने वाली किस्में, जैसे बासमती में, बासमती चावल आपका काफी बड़ा हो जाता है ना, तो एमाइलोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसमें एमाइलोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और मध्यम और छोटे दाने वाले जो किस्म होती हैं उनमें इमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, बड़े दाने जो होते हैं, बड़े दाने यानी बासमती चावल, छोटे दाने जितने भी होते हैं उनमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, ये स्टार्च है, तो इसके कारण से, तो ये भी आपका व्हाइट लेवल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। पता है तो कर डालेंगे, नहीं पता है तो फिर छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगला ये आपका थोड़ा सा आईआर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आईआर से कह रहा, ओपेक कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक आपको पता है पेट्रोल उत्पादक देशों का एक संगठन है जिसको हम ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज जो है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आपको पता होना चाहिए। लगभग 13 देश हैं इसमें, टोटल कितने हैं? 13 देश हैं। टाइम टू टाइम पे चर्चा में बने रहते हैं ओपेक, बहुत सारे निर्णय। ईरान है इसमें, इराक है इसमें, कुवैत है इसमें, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम की मात्रा है, लीबिया है इसमें, संयुक्त अरब अमीरात है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अंगोला है,
इक्वेटोरियल गिनी है, गिनी भी इसमें है, कांगो और गैबन है। टोटल 13 देश हैं इसमें। 1960 में आपका जो है ये बनाया गया था। ओपेक का गठन कब हुआ? 1960 में। तो कह रहा है कि जो ओपेक है निम्नलिखित में किस प्रकार पर विशेष बल देते हैं? तो पेट्रोलियम का उत्पादन बिल्कुल देते हैं, पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण बिल्कुल देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ए और दो दोनों। इसका सी आंसर सही है, इसका सी आंसर सही है। तो ये भी क्वेश्चन एक वाइट लेवल क्वेश्चन है, चर्चा में रहता है, पता सबको रहता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डिस्कशन में रहता है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और अलग अलग टाइप को अलग अलग तरीके से आपको डील करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर देखना है वो योग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। जो छोड़ने योग्य है उनको छोड़ते चलिए ताकि निगेटिव मार्किंग से बचेंगे, और करने योग्य है उसे करते हुए चलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एक तरीका जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत जनरल क्वेश्चन है उसमें ट्राई करिए, उसको करिए जो सबको पता है, और जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये नहीं समझ में आ रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मेरा ये आप सभी के लिए सुझाव है। और फ्रॉग मेथड का यूज करिए, जहां पे आपको फ्रॉग का मतलब समझ रहे हैं ना? फ्रॉग का काम होता है जंप करने का। फ्रॉग ऐसे स्ट्रेट नहीं चलता, जंप करता है। जहां पे हर्डल्स आते हैं जंप कर जाइए। तो इससे क्या होगा? दिमाग में तनाव नहीं बनेगा, पेपर में अच्छे से 2 घंटे में परफॉर्म करोगे। अब जो भी टेस्ट सीरीज लगाओगे ये सारे पैरामीटर्स को आप फॉलो करिए। टेस्ट सीरीज में लगाते समय बिल्कुल रिलैक्स होकर के टेस्ट सीरीज लगाइए। 2 घंटे रिलैक्स होकर के पेपर दीजिए, बहुत हड़बड़ी में पेपर मत दीजिए। ठीक है, सभी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज बाय आजाद एकेडमी ऐप है, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज बाय आजाद एकेडमी ऐप है आपका, यहां पे आपकी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी टेस्ट हैं आपकी, आईएएस का टेस्ट है, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज है, आरओ की टेस्ट सीरीज है, बीपीएससी की, एमपीपीएससी की, सीजीपीएससी की, जेपीएससी की और आरएएस की। ठीक है, इतनी टेस्ट आपके अवेलेबल हैं। यूकेपीएससी की टेस्ट सीरीज जल्द ही हम लॉन्च करने वाले हैं, और बाकी टेस्ट सीरीज भी आपकी डिमांड के आधार पर धीरे धीरे इस ऐप में आ जाएंगी। तो ये एप्लीकेशन आपका अपना ऐप है, टेस्ट सीरीज बाय आजाद एकेडमी ऐप। इस ऐप को जरूर से जरूर आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगाइए। देखो, शब्दकोश अच्छा करने के लिए पढ़िए, किताबें पढ़ते हैं आप लोग, न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर पढ़िए। तो जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो धीरे धीरे पढ़ते 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 समझ में आने लग जाएंगे। दरअसल मुद्दा है सारा प्रैक्टिस का। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बड़े लेंदी क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। इत्मीनान से पढ़ने का अभ्यास करिए, बस घबराइए मत। अनीता सैनी जी, टेस्ट सीरीज का कोई मटेरियल नहीं? तो टेस्ट सीरीज देखो परचेज करनी पड़ेगी, ये नई टेस्ट सीरीज है और इनको आपको ऐप से जाकर के परचेज करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज को। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चंदन जी कह रहे हैं सर अगर किसी क्वेश्चन का सारा ऑप्शन सही लगे तो क्या करना चाहिए? जब देखो सारे ऑप्शन सही लगे तो फिर डाउट की कंडीशन में आ गए ना, ऐसे क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, है ना। क्या करेंगे, सारे ही ऑप्शन थोड़ा ना टिक करके आ सकते हैं, और ओएमआर सीट के जिस हिसाब से भरना है, तो सारे के चक्कर में मत पड़ो, उसको भी छोड़ दो। जब सब सही लग रहा है तो फिर क्या फायदा। रिस्क लेना है कि भैया एक आपको या तो कंफर्म है 100%, या तो आप 50-50 हो, ये दो में रिस्क ले सकते हो। 50-50 वाले को भी अटेम्प्ट करो और 100% वाले को 100% अटेम्प्ट करो। चलिए, धन्यवाद।